everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 फिजिक्स की, और जिसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. तो हम ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 में भी, जहां पर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, उनके मेजरमेंट्स को देख चुके हैं. तो आज हम उसी के आगे और कुछ क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेजरमेंट. सो एज वी डिस्कस्ड इन क्लास 6, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है कंपैरिजन का, जिसमें हम कोई दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं. एक नोन क्वांटिटी है, एक अननोन क्वांटिटी है, और उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम है. ठीक है. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन unknown quantity with a fixed known quantity of the same kind called unit, right? So it is the magnitude of the quantity is equal to number of times the unit is contained in the quantity into unit. ठीक है. थोड़ा टफ लगेगा समझने में अगर क्लास 6 की वीडियो नहीं देखी थी या क्लास 6 में नहीं पढ़ा था. So it is m is the magnitude of the quantity. ठीक है. अब मान लो मेरे पास 2 kg शुगर है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट है मेरी क्वांटिटी का, दैट इज किलोग्राम. ठीक है. वो केजी है. इसका मतलब जो चीज मेरे पास है, जो शुगर मेरे पास है, दैट इज 2 times द यूनिट ऑफ किलोग्राम. ठीक है. सो दैट मीन्स this is the what is the magnitude of the quantity over here? So that is 2 kilogram, right? So 2 is the number of times of the unit and kg is the unit, right? तो ये सब कुछ हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं. अब जो जो क्वांटिटीज हमने क्लास 6 में पढ़ी थी, दे वर वेरी बेसिक क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ, कि अगर आप यहां से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल तक जाने का डिस्टेंस कितना है, कितना लेंथ आप कवर कर रहे हो. सो दैट कम्स अंडर द यूनिट लेंथ. ठीक है. सो इट इज बेसिकली द डिस्टेंस, और इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, राइट? तो हम यहाँ पर जस्ट क्विक रिकैप करेंगे. देन मास इज अ क्वांटिटी जहां पर हम किसी भी क्वांटिटी का, जो भी मैटर है हमारे पास, उसमें कितना मैटर है. सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ गिवन बॉडी, राइट? तो इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट हमने लिया था किलोग्राम, राइट? सो के विल बी इन स्मॉल. सो डू यू रिमेंबर जो हमने एसआई यूनिट्स पढ़े थे और एसआई यूनिट्स को लिखने के तरीके पढ़े थे? तो अगर नहीं याद है तो एक बार क्लास 6 की वीडियो जरूर देख लेना इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले. द सेकेंड वन इज द टाइम. सो टाइम कि मतलब यहाँ से अगर अपने घर से अगर आप निकलते हो तो स्कूल तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, right? So again this is one of the very common quantities that we talk about daily, right? और इसका SI यूनिट क्या था? सेकेंड, जिसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते थे. द लास्ट वन इज टेम्परेचर, कि आज तो बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर कितना है आज, तो उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में. K इज कैपिटल. ठीक है. इसके सिवा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसी के यूनिट्स हैं. करेक्ट. सो आई होप द क्विक रिकैप इज क्लियर. जिसको भी इनमें से किसी में भी डाउट है तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 6 के दोनों वीडियोस देख लेना, बिकॉज दैट क्लास 6 का जो चैप्टर है दैट इज द बेसिक. वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं. यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो इससे थोड़ी सी अलग है. ठीक है. तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं वॉल्यूम के साथ. तो वॉल्यूम क्या होता है? So we all know that
there is matter. And what is matter? Matter is something that has mass and it occupies space. ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, मैंने उस ज्योमेट्री बॉक्स में काफी सारी चीजें थी और मैंने वहां पर इस पेन को भी डाल दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक तो इसका कुछ मास है और दूसरा इस पेन ने उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्पेस ऑक्यूपाई किया। सो इज दिस अ मैटर? यस, डेफिनेटली दिस इज अ मैटर। तो मैटर भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है, राइट? सो मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली वही स्पेस जो एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम बुलाते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, राइट? तो जैसे हमने और काफी सारे CGS SI यूनिट्स हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बहुत ही मेन यूनिट्स की करेंगे, ठीक है, जिसमें हम SI यूनिट्स की ही बात करेंगे। तो ये वो क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है क्यूबिक मीटर, जिसे हम m रेज टू द पावर 3, क्यूबिक होता है रेज टू द पावर 3। ठीक है, सो इट इज मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, करेक्ट? तो इतना सा बात समझ आई कि ये क्या है। अब मान लो आपके पास ना एक क्यूब है, ठीक है, हम एक क्यूब बनाते हैं, राइट? तो अब अगर आपने इस क्यूब को कहीं पर भी रखा है, is this going to occupy some space? Of course this is going to occupy some space। ठीक है, मान लो एक आपके पास ब्रिक है, ठीक है, और एक आपके पास ना मैच बॉक्स है। तो यहां पर इसको मैंने एक मैच बॉक्स बना दिया। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। ऐसा क्यों बोलेंगे हम? ऐसा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो स्पेस एक ब्रिक ऑक्यूपाई करती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ मैच बॉक्स। सो दिस मीन्स जो ब्रिक है दैट हैज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम क्या है? मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं 2 एग्जांपल्स देती हूं आपको, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो आई हैव दीज 2 थिंग्स, दिस इज अ मोबाइल फोन एंड दिस इज अ नोटबुक। सो कैन यू टेल मी विच वन हैज मोर वॉल्यूम? इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सोचो। ऑफ कोर्स उसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सो इट मीन्स दिस नोटबुक हैज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस फोन, करेक्ट? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके लिए ना आप एक छोटी सी एक्टिविटी घर में कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक ग्लास लेना है, टम्बलर लेना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेना है, और उसमें ना पानी भर दो। ठीक है, कितना भी पानी भर दो, और जो लेवल आ रहा है ना, यू मार्क इट लाइक, बाहर एक स्ट्रिप लगा लो या फिर बाहर सीधा सा ऐसे मार्क कर लो कि ये है मेरा लेवल A, करेक्ट? अब उसके बाद क्या करो कि एक थोड़ा बड़ा सा स्टोन लो और उसको अच्छे से थ्रेड से टाई करो। नाउ डिप दैट स्टोन इनटू दिस वाटर, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी मार्क A पे था, अब वो ऊपर होके मार्क B पे पहुंच चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टोन का ये स्टोन खुद में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही यहाँ पर वाटर लेवल राइज हो चुका है। तो जब हमने स्टोन को अंदर डाला ग्लास के अंदर, ठीक है, तो उस स्टोन ने अपनी जगह ले ली। तो जब उसने अपनी जगह ले ली तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो वहां से मूव हुए और अब हमें वाटर लेवल जो है वो राइज हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वाई दिस हैपेंड? बिकॉज द स्टोन हैज सम वॉल्यूम एंड इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ठीक है, तो बात समझ आ गई। सो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी डन एट होम। तो करके बताना कि किया था या नहीं किया था। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जो मेजरमेंट है किसी भी क्यूब का या फिर किसी भी एक बॉडी का, उसके हम वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। तो हमने क्या बोला? द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब।
यही बुलाया हमने। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये एक क्यूब है और इस क्यूब में क्या है, इस क्यूब में का क्यूब कैसा होता है, क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हमने बोला द ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर, तो इसका मतलब कि इसकी हाइट भी 1 मीटर हुई, इसकी से लेंथ भी 1 मीटर हुई और इसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर हुई। यही मतलब हुआ। तो कैसे लिखेंगे हम, तो इसका मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, आ गई ना। अगर यही 2 होता तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते, सो दैट इज 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8, तो इसका वॉल्यूम आता 8 मीटर क्यूब। बात समझ आई? ओके, तो अब जो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बिगर यूनिट तो हम समझ चुके हैं, दैट इज क्यूबिक मीटर, जिसे हम m⁻³ लिख रहे हैं। अब जो इसका छोटा यूनिट है दैट इज द क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मीटर का CGS में क्या था, सेंटीमीटर था ना लेंथ का, तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, इट इज सेंटीमीटर क्यूब और द क्यूबिक सेंटीमीटर। सो लेट अस try to find out the relation between this cubic meter and cubic centimeters। तो एक चीज जो हमें पता है that is 1 meter is equal to how many centimeters, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमने किया है अपने प्रीवियस सेशन में, हमने ये सारी डिस्कशंस की हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर एंड इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर आप मैथ्स में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो ऐसा कोई अल्फाबेट है या फिर ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। दिस मीन्स ये m⁻³ हो गया, जैसे कि यहाँ पर हुआ m⁻³ दैट इज द मीटर क्यूब। अब मान लो कि मैं इसको सेंटीमीटर्स में लिख रही हूँ, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 centimeters. So this will be 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. It will be equal to how much? So कितनी zeros आएंगी मेरे पास? मेरे पास आएंगी 6 zeros and it will be r⁻³ right? That is the cubic centimeters. ठीक है, तो इसको मैं एक और तरह से भी लिख सकती हूँ, 10⁻⁶ cubic centimeter. So what is the relation between these two? So 1 meter cube is equal to 10⁻⁶ cubic centimeters. बात समझ आई? सिंपल था ना समझना। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप 2 बार भी ना कैलकुलेशन के साथ कर देते हो तो ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। Whenever we talk about the measurement of volume in case of liquids, तो हम क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज लीटर्स। जैसे आज मैं आपको पूछूं कि आज आपने कितना पानी पिया, तो आप बोलोगे कि मैम 1 लीटर की बॉटल थी, एक बार खत्म की, फिर से फिल की, फिर से फिल की, फिर से फिल की, तो मतलब 4 बार मैंने वो पानी भर के खत्म किया है। तो इसका मतलब मैम मैंने 4 लीटर पानी तो पिया होगा। ठीक है, दैट इज अ ग्रेट थिंग टू डू। ठीक है, डेली। ओके, दूसरा, कई बार मम्मी ऐसा बोलती हैं कि जाओ बेटा दूध लेकर आओ, तो मम्मी क्या बोलेंगे कि जाओ और 2 लीटर दूध लेकर आओ, या आज दूध वाले ने कितना दूध दिया, तो आज दूध वाले ने मम्मी 1 लीटर ही दूध देकर गया वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, देन वी आर नॉट यूजिंग क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वी आर यूजिंग द यूनिट लीटर्स। बात क्लियर हुई? ओके, तो अब यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज 100,000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स मेक्स 1 लीटर। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये मैंने सेम ही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है। आपको बात क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखना ये क्या मैंने ये सही लिखा है, 10⁻³ ऑफ कोर्स 3 जीरोस हैं तो 10⁻³ तो मैंने ठीक ही लिखा है। ठीक है, तो बात समझ आई ना? ओके, अब
इसको हम कुछ और भी ट्विस्ट कर सकते हैं. नाउ आई विल राइट 1 cubic centimeter is equal to, so it will be equal to 10 raised to the power minus 3 liters. ये कैसे हो गया? ये बड़ा सिंपल है, देखो. तो if I write 10 raised to the power 3 cubic centimeters is equal to 1 liter. तो अब मुझे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहां पर ले जाऊंगी डिनोमिनेटर में, कुछ ऐसा करूंगी. ठीक है, तो अब आई कैन ऑल्सो राइट, ये नीचे प्लस है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो क्या जो मैंने लिखा क्या वो सही है? बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इतना आप सबको समझ आ गया ये कैसे हुआ. अब जब भी हम 10 रेज टू द पावर -3 की बात करते हैं तो हम इसको एक टर्म देते हैं, दैट इज मिली. ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको 1 मिली लीटर्स भी लिख सकते हैं. बात समझ आई? तो ये जो -3 के 3 जीरोस थे, इसको हमने यहां पर मिली लिख दिया. करेक्ट, ये तभी होता है जब -3 होता है, राइट. तो क्या ये बात सही लिखी है मैंने? सोचो सोचो, तो ये भी सही है. ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, तो हमने लिखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, एंड इट इज इक्वल टू नाउ 1000 मिली लीटर्स. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. ठीक है, सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो ये बात तो सही होगी. तो यहां पर जितने जीरोस हैं, मैंने मिलीलीटर के आगे भी उतने ही जीरोस लगा दिए. बात क्लियर हुई? ओके, नाउ 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि लीटर्स कितने होंगे, 10 रेज टू द पावर -6 मीटर क्यूब, नॉट लीटर्स बट मीटर की फॉर्म में. ठीक है, सो द जनरली द यूनिट्स दैट वी यूज फॉर लिक्विड्स इज लीटर्स. ठीक है, अब ये कन्वर्जन यहाँ पर क्यों जरूरी थी? समझना, बेसिक समझना, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो कई बार आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है. सो डोंट वरी, हम क्वेश्चंस भी करेंगे और जहां भी आपको डाउट होगा ना, उसे आप फिर से पूछ सकते हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में. तो बेसिक चीज आपको क्लियर है, ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये वाली चीज अगर ये क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सो देर आर सेपरेट वेसल्स टू measure the volume of liquids. The first is the measuring cylinder and the second is the measuring beaker. करेक्ट, तो ऐसे ही दो चीजें हम यूज करते हैं जिसमें हम लिक्विड्स को मेजर करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स क्या होते हैं. सो मेजरिंग सिलेंडर्स तो कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर वेसल्स होते हैं, नॉट इक्विपमेंट्स बट वेसल्स होते हैं. और ये जो वेसल्स होते हैं ना, दे आर लाइक 0 मार्क इज एट द बॉटम. तो यहाँ पर क्या मार्क होगा, यहाँ पर 0 होगा और ऊपर की तरफ जो है वो मार्किंग बढ़ती जाएगी. जनरली जो हमारी लैब्स में होते हैं वो होते हैं हमारे पास 100 ml तक के. तो अगर 100 मिलीलीटर्स है तो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक जो डिवीजन है, ठीक है, इट इज एवरी डिवीजन ओवर हियर मैटर्स. ठीक है, तो अगर इसके केस में देखें, सो दिस स्मॉल डिवीजन इज 20 मिलीलीटर्स. ठीक है, तो ये जो मार्किंग्स होती है ना, ये सब में अलग अलग होती हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रिसाइज मार्किंग होती है. Correct. So these 5 small divisions make mark as 100 मिलीलीटर्स. तो ऐसे ही लेबोरेटरीज में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स दैट वी हैव. तो उनके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम यूजुअली ये वेसल्स का यूज़ करते हैं, विच आर द मेजरिंग सिलेंडर्स. तो हम पानी भरते हैं, फिर ऊपर से जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, तो ऊपर से हम जो अपना सॉलिड है वो डालते हैं, एंड देन वी जस्ट observe the change in the reading, change in the or the rise in the volume of water, and accordingly we get to know about the vessel, about the volume of the irregular solid. ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो होते हैं मेजरिंग बीकर्स. तो इनमें ऐसी कोई आपको मार्किंग्स नहीं दिखाई देंगी,
ये जस्ट एक बीकर है और उसके ऊपर लिखा हुआ कि ये 100 ml का है, ये 200 ml का है, या ये 500 ml का है, या फिर ये 1000 ml का है. कैन यू टेल मी हाउ मच इज द 1000 ml? तो अगर मैं यहाँ पर 1000 ml लिख रही हूँ तो मतलब कितना हुआ? इट इज इक्वल टू 1 लीटर्स. ठीक है, बात समझ आई? सो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. करेक्ट? एम आई क्लियर? ओके. तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जैसे दूध वाले होते हैं, तो कभी भी अगर आप किसी दूध वाले से दूध लो जो साइकिल पे जा रहा है कि 1 लीटर दूध दे दो, तो वो क्या करता है, वो ऐसा ही कुछ मेजरिंग अपना सिलेंडर निकालेगा, मेजरिंग बीकर निकालेगा, उसको अपने बड़े से उस मटके में डालेगा जहाँ पर दूध है और निकालेगा और सीधा डाल देगा, निकालेगा और आपके वेसल में डाल देगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेजर्ड होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड वॉल्यूम वाले होते हैं. ठीक है, तो अगर आप 1 लीटर दूध मांगोगे तो वो 1 लीटर वाला निकालेगा, अगर आप 500 ml दूध मांगोगे तो वो आधा लीटर वाला निकालेगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो दीज आर द 2 वेसल्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स. अब इनमें भी ना दोनों में बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, तो हमने ये अपने लास्ट क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक मेजरिंग डिवाइस में हम कोई भी मेजरमेंट को चेक कर रहे हैं, तो वहां पर छोटी से छोटी लाइन जो है, छोटी से छोटी मार्किंग जो है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. करेक्ट? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज कर रहे हैं तो हम अपना जो भी हमारा सिलेंडर है उसको हम बिल्कुल सामने रख के उसकी मार्किंग चेक करते हैं. तो यही देखते हैं कि बेसिकली हम मेजरमेंट करते कैसे हैं इन दोनों इक्विपमेंट से. ठीक है, इन दोनों वेसल से. सो मेजरिंग सिलेंडर्स आर क्वाइट सिंपल. सबके ऊपर आपको ऐसी, हमने यहाँ पर जो लिया है दिस इज 100 ml तक का वो मेजर करता है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इसको ना लिक्विड से फिल करके रखा है, हमने पानी इस मेजरिंग सिलेंडर में भर दिया है. तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना होगा तो सबसे पहले हम अपना मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उस मेजरिंग सिलेंडर को अच्छे से वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और उसको एक टेबल पे स्टेबल जगह पर रख देंगे. ठीक है, हाथ से मेजर करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लिक्विड अंदर होता है ना वो स्टेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको एक स्टेबल सरफेस पे, दैट इज जनरली द टेबल, द फ्लैट टेबल. ठीक है, तो फ्लैट टेबल पर हम रख देंगे और अब हम उसमें क्या डालेंगे, अब हम उसमें लिक्विड भर देंगे. ठीक है, नाउ वी विल अलाउ दैट लिक्विड टू सेटल डाउन. आराम से लिक्विड को सेटल होने देंगे, लिक्विड को रेस्ट पोजीशन पर आने देंगे, स्टेशनरी होने देंगे. और अब हम क्या देखते हैं कि जो पानी है ना वो ऐसे फ्लैट, अब हमें वो मार्क जैसे वो यहाँ जैसे हमें दिखाई दे रहा है पानी, ठीक है, कि यहाँ तक ही पानी है, तो हमें सेम इसी के लेवल पर आके आई को इसी लेवल पर लेकर आना है. ऐसा नहीं कि यहाँ रखा है बीकर यहाँ रखा है और हम इस लेवल से देख रहे हैं, नहीं, हमें अपनी आई को इस बीकर के लेवल पर इन द सेंस कि जहां पर हमें पानी दिख रहा है बिल्कुल उसके लेवल पर लेकर आना है और फिर हमें वहां पर आके ये देखना है कि वो कौन सी लाइन को टच कर रहा है. अब एक और चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज मेनिस्कस. तो अब अगर आप पानी को देखोगे ना तो वो एकदम फ्लैट ऐसे नहीं होगा, वो आपको ऐसे कर्व्ड दिखेगा. तो कर्व्ड पोर्शन में जो नीचे वाला कर्व के साथ जो लाइन मैच हो रही होगी, दैट कर्व यू विल सी एंड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड. तो क्या आपको बात समझ आई कि एक तो बिल्कुल आई को उस लेवल पर लेकर आना है जहां पर हमारे वाटर का लेवल है, और अब पानी क्योंकि ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा पानी, तो हमें ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो लोअर सरफेस है इसका लेवल चेक करना है एंड दैट is going to be the exact volume of liquid that we have. ठीक है, सो आई होप द मेजरिंग सिलेंडर इज क्लियर. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोअर सरफेस दैट इज मेनिस्कस को आप चेक करो और जो आई है दैट शुड बी ऑन द लेवल ऑफ लिक्विड. इज दैट करेक्ट? नाउ बाय मेजरिंग बीकर, अब आप मेजरिंग बीकर
का जब यूज करोगे तो उसका तो बहुत ही सिंपल है, अच्छे से मेजरिंग बीकर को धो, ड्राई करो, और मान लो आपने आधा लीटर दूध निकालना है, आपने 500 ml दूध निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से वॉश ड्राई करने के बाद उस बीकर को डालोगे मिल्क की बकेट में, वहां से भरा हुआ मिल्क का वो बीकर निकालोगे, ठीक है। तो याद रखना है स्पिल नहीं होना चाहिए इधर उधर, वो ऑलमोस्ट सरफेस तक आएगा, एंड देन पुट इट इन द empty basket तो नहीं, but empty beaker, so that will be your 500 ml of milk, ठीक है। तो this is generally used by milkman, ठीक है। मिल्कमैन इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं, ओके। या फिर वो जैसे जो राशन डिपो होते हैं, ठीक है, राशन डिपो होते हैं जहां पर लोगों को थोड़े लोअर रेट्स में राशन मिलता है, खाने का सामान मिलता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर ये जो जब ऑयल दिया जाता है तो कई बार ना वो ओपन कंटेनर्स में आता है, बॉटल्स नहीं आती, ओपन कंटेनर्स आते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही मेजरिंग बीकर्स रखे होते हैं और उन्हीं मेजरिंग बीकर से निकाल कर वो ऑयल देते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिनका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड शेप होता है, नॉट साइज बट फिक्स्ड शेप होता है, कि मतलब उसके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि एक क्यूब है, तो क्यूब के पास एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, ठीक है। तो उसकी जो डायमेंशंस है ना वो वेरी करेंगे, मतलब नंबर वेरी करेगा, लेकिन जो उसके साइड्स हैं, जो उसकी शेप है वो वैसी ही रहेगी। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज जिनका यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट को मेजर, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। सो फॉर दीज रेगुलर ऑब्जेक्ट्स वी हैव द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब आपने सबने खेला ही होगा, ठीक है। तो ये जो क्यूब होता है, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला याद रखना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1 साइड इंटू क्यूब। तो मान लो एक साइड है a, तो इसका मतलब है a क्यूब, ठीक है। मान लो इस a की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है a raised to the power 5, sorry, not a raised to the power 5, a raised to the power 3, in the sense 5 raised to the power 3. So इसका मतलब हुआ 5 multiplied by 5 multiplied by 5. तो कितना होगा, 5 5s are 25, 25 5s are 125. What will be? Say these are in centimeters, ठीक है। So this will be centimeter cube. Simple है, okay. Next is the volume of a cuboid. ठीक है, क्यूब नहीं है, थोड़ा जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो तीनों डिफरेंट है। तो उसके केस में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जिसे हम L इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लो हमें दिया है, लेंथ दिया है से 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ब्रेड्थ दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स और हाइट दिया है से 2 मीटर्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है वो ये है कि हमारे ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं, जो तीनों हमारे पास क्वांटिटीज हैं, जो उनकी डायमेंशंस हैं, उनकी तीनों ही डायमेंशंस जो हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो इस केस में या तो हम लेंथ या ब्रेड्थ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे या फिर हाइट को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी विल पुट द वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, ऐसे कुछ गोल सा, मान लो एक बॉल है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला 4π/3 इंटू रेडियस क्यूब। तो जो उसका रेडियस होता है उसका हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि रेडियस जो है हमारे पास वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जस्ट से दैट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r इज द रेडियस। तो क्या बनेगा, 4π/3 इंटू r, सो r इज 4
क्यूब, ठीक है। तो क्योंकि सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास, जो भी आंसर आता है दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर एक टर्म जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज पाई। तो पाई की वैल्यू जो हम लेते हैं दैट इज 22/7 और इट इज 3.14। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पाई। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाई इज इक्वल टू, इसे क्या पढ़ते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 और विच इज इक्वल टू 3.14, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर की बात करते हैं, जैसे कि सिलेंडर में कौन सा ऑब्जेक्ट लोगे, मान लो आपने एक रॉड सी ले ली है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता है 22/7 होगी या फिर 3.14 होगी, इनटू रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। तो उसका जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर और साथ ही उसका हाइट। तो रेडियस कितना होता है, मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक सिलेंडर है, तो ये जो लाइन सेंटर से पास करेगी और एक साइड से दूसरी साइड को टच करेगी दैट विल बी द डायामीटर, और इसका जो हाफ होगा दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस आर, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब बहुत अच्छे से समझ आएगा। द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज गोइंग टू बी π/3 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, राइट। तो पाई की वैल्यू आपको पता है। तो आपको आज क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है, प्लेन शीट ऑफ पेपर, ठीक है। उसमें ये सारे फॉर्मूलाज लिख देने हैं और इन फॉर्मूलाज को अपने आगे पेस्ट कर लेना है। तो जब भी उठते बैठते खाते पीते एक बार बस एक बार में एक को रिकॉल करने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि क्या सही है कि नहीं। देखो जो फर्स्ट है क्यूब और क्यूबॉइड, बहुत सिंपल है। क्यूब इज सारी साइड्स सेम है, तो क्या होगा, ईच साइड नहीं, वन साइड रेज टू द पावर 3। अब अगर क्यूबॉइड की बात करें तो उसमें भी 3, हम जब भी वॉल्यूम लेंगे तो हम 3 साइड्स लेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किससे आएगा, उस क्यूब की लेंथ से, उसकी ब्रेड्थ से और उसकी हाइट से, ठीक है। तो बात समझ आ गई। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर हुआ जैसे गोल, बॉल, तो बॉल का 4π/3 इंटू उस बॉल का रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो मतलब जो पूरा है दैट इज डायमीटर, जो आधा हुआ दैट इज रेडियस, तो रेडियस का क्यूब। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, क्योंकि एक सिलेंडर का सर्कल बन ही रहा है, साथ में उसकी अपनी कोई एक हाइट भी है, तो यहाँ पर हम रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और हाइट ले लेंगे। द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन कैसा होता है, कोन होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा। सो दिस इज π/3 इंटू दिस रेडियस का स्क्वायर इंटू द हाइट। इजंट इट सिंपल। और यहाँ पर सिलेंडर का चलो थोड़ा सा ड्रॉ करके भी देख ही लेते हैं। तो ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का रेडियस और ये हो जाएगी इसकी हाइट। सो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर ओवर रेडियस इधर भी है और रेडियस इधर भी है, ठीक है। सो कोई सा भी एक अगर आपको दिया होगा तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, इंटू हाइट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप द फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स पे। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जब भी हम किसी इररेगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जो वॉल्यूम आता है इररेगुलर ऑब्जेक्ट का, ऐसे उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसको मेजर करते हैं बाय द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और उसकी ना वैल्यू को नोट कर लेंगे, पानी डालेंगे और ये नोट करेंगे कि वो रीडिंग कहाँ पर जा रही है। हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वो इररेगुलर सॉलिड जो हमारे पास है उसको डिप करेंगे इनटू दिस वाटर, ठीक है, इनटू दिस मेजरिंग सिलेंडर जिसमें पानी है। नाउ वी विल जस्ट सी द वाटर दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। तो कितना पानी का लेवल जो है वो ऊपर हुआ है व्हेन वी हैव कंप्लीटली इमर्स्ड दैट सॉलिड इनटू द लिक्विड, राइट। सो दैट इज how we will find out the volume of irregular solids.
बात समझ आ रही है? सिंपल है ना, कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। ठीक है, तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो देखो इतने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो फिर बात कुछ बनेगी नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो जो हमने कन्वर्जन्स की थी, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, बस उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करें शुरू। ओके, so let us take up our first question. So question is very simple. We have to calculate the volume of a book which is 24 centimeter in length, 15 centimeter in breadth and 1 centimeter in height. तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर में अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो बुक कैसी होती है? चलो सोचो सोचो सोचो, बुक की शेप जो है वो कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है हमारी बुक, है ना, ऐसी ही दिखती है ना। तो ये क्या है? ये कौन सी शेप है? ये है क्यूबॉइड शेप, जिसमें एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक क्या है, हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सो गिवन इज लेंथ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, breadth is equal to 15 centimeter and height is equal to 1 centimeter। बात समझ आ गई? ओके, तो देखो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सोचो, नॉट क्यूब बट क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां पर जो बुक का शेप है दैट इज ऑफ क्यूबॉइड, तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ द cuboid, the volume of cuboid, it is equal to length into breadth into height। सिंपल है ना? ओके, तो डालो सारे के सारे फॉर्मूलाज पुट करो। सो इट इज 24 सेंटीमीटर्स इंटू 15 सेंटीमीटर्स इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर निकालो जल्दी से, क्या होगा? कैलकुलेशन करो, आपकी और मेरी कैलकुलेशन देखते हैं कौन जल्दी से कैलकुलेट करता है। जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। ओके राइट, तो मेरा आंसर तो आ चुका है। सो इट इज 360, राइट, एंड नाउ देयर आर 3 सेंटीमीटर, सो इट विल बी अ क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज माय फर्स्ट आंसर, जो ए है। ठीक है, ए का आंसर मेरे पास आ चुका है। अब बी से शुरू करें। ओके, तो चलो बी में आते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो वापस से जाओ, जब हम ये कन्वर्जन्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर्स। ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ताकि आपको थोड़े टाइम बाद आपके ये दिमाग में ही बैठ जाएंगे। कन्वर्जन्स जो हैं आपको हर बार लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना पड़ेगा, आपको वैसे ही दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर दिस, राइट। तो बात समझ आ गई? ऐसा ही लिखेंगे। तो बस हमने सेम ऐसा ही करना है कुछ। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ बुक और द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट के साथ, दैट इज फॉर क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। एक जीरो को मैंने एज अ पॉइंट यूज कर लिया, तो अब मेरे पास 1 2 3 and 4, सो इट इज 10 रेज टू द पावर -4 क्यूबिक meters. So this is my answer in cubic meters. तो जल्दी से बताओ कि आपका आंसर निकला। इजी था या नहीं था? कोई बात है जो समझ ना आई हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, so now this question is for cylinder. Now the next question is a measuring cylinder contains water to a level of 22 milliliter। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ना कुछ ऐसा एक मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें मार्किंग्स दी हैं, और यहाँ पर ना लिक्विड फिल्ड है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, और जिस लेवल तक ये फिल्ड है, दिस लेवल मार्क्ड इज 22 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो लेवल है ना वो राइज हो गया
टू 30 मिलीलीटर, तो मतलब V1 वॉल्यूम 1 ये था और वॉल्यूम 2 जो है वो ये हो गया, ठीक है। When a piece of copper is completely immersed in it, now find the volume of copper piece in centimeter cube and meter cube। तो देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स का, कि कैसे हम एक इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो आ गया ना वही क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चीजें हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। सो गिवन इज V1, द इनिशियल वॉल्यूम इज 22 मिलीलीटर्स, ठीक है, दिस इज 22 milliliters. Then volume 2 that is given is 30 milliliters, ये आ गया, ठीक है। So when a piece of copper is completely immersed in it, जब हमने एक कॉपर का पीस लिया और हमने उसको पूरी तरह इसके अंदर डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो अब बताओ कि कॉपर पीस का वॉल्यूम कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, सो इट विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये क्या है, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। सो V2 इज 30 एंड V1 इज 22, सो द डिफरेंस इज 8 मिलीलीटर्स। सो दिस comes out to be the this comes out to be the volume, okay, all right, okay, so this is the volume इन मिलीलीटर्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो ना तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस कॉपर पीस का, वो भी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मीटर्स में। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ द आंसर इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स इज 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो यही है हमारा नेक्स्ट आंसर, ओके। तो कोई भी डाउट हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में हैं, आपकी एक्सरसाइज में हैं, प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या को, ये जो हम कन्वर्जन्स कर रहे थे ना, ये आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे। सिर्फ कन्वर्जन्स को दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Am I clear? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। The length, breadth and height of a water tank are 5 meters, 2.5 meters, then 1.25 meters respectively. Now calculate the capacity of the water tank in meter cube or the cubic meters and liters. तो देखो, मान लो ये हमारा एक वाटर का टैंक है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो इसकी हाइट है दैट इज 1.25 मीटर्स, ठीक है। इसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, दैट इज 2.5 मीटर्स, और जो इसकी लेंथ है, अब ये मतलब एक तरह से एक सिलेंडर जैसा होगा, राइट। तो इसका जो थर्ड साइड है दैट इज 5 मीटर्स, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। तो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, कितना पानी आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जल्दी से सोचो और मुझे बताओ कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर इज फॉर द क्यूबॉइड, राइट। तो यहाँ पर जो चीजें हमें गिवन हैं दैट इज द लेंथ, राइट, then the breadth 2.5 meters, height that is 1.25 meters. Now what is the capacity of water tank? So we will find out the volume, right? So volume of water tank is going to be
what is given? Length into breadth into height. So it is 5 meters into 2.5 meter into 1.25 meter. So can you find out the answer? So it is meters to 25 by 10 meters. ठीक है, so there are different ways how you can find it out. बहुत ही अलग अलग तरीकों से आप इनको फाइंड आउट करोगे. सो दिस विल बी 625 मल्टीप्लाइड बाय 1250 डिवाइडेड बाय, आई विल पुट ओवर हियर 30, so it will be meter cube. So what will be the answer? It will be 15625. Now since there are 3 zeros, so I can write it as 15.625 meter cube. So this is the first answer, the answer for part A. Now let us find the answer for part B, that is liters में आंसर कैसे निकालेंगे. So as per our answer in A part, it is 15.625 cubic meters, right? So for B, तो देखो अगर हम इन दोनों का आपस में रिलेशन देखें, so it is 1 cubic meter is equal to 1000 liters. ठीक है, बात समझ आई. अब यहाँ पर we have to find out this cubic meters into liters. So it is going to be 15.625 into 1000 liters, which means it is 15625. तो इसके यहाँ से हमने जब डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया? डेसिमल की जगह 1 and 1 2 3 zeros multiplied by 1000. So 1000 cancelled with 1000, and how many liters is it? So it is 15,625 liters. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप इन माइंड द कन्वर्जन्स, ताकि हम उनको अप्लाई कर सके जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाए. ओके, तो एज कंपेयर टू क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन बट क्लास 6, दीज कन्वर्जन्स आर लिटिल मोर इनटू डेप्थ और ज़्यादा मोर डिटेल में है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू try practicing those conversions, और उनको करने के बाद you need to practice a lot of questions. ठीक है, so I hope this is clear. Let's move on to our next part. The next physical quantity that we are going to talk about is the area. तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सरफेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम बुलाते हैं उसका एरिया. सो इट मीन्स द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया. ठीक है, जो SI यूनिट है एरिया का, दैट इज स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, तो देखो वॉल्यूम में हम क्यूब्स की बात कर रहे थे. ठीक है, तो वहां पर हम 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे थे. वहीं पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में ना हम कोई 2 साइड्स को लेकर उसका आंसर निकाल रहे हैं. ठीक है, तो अब अगर देखें तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर ना बहुत ही छोटा यूनिट है. तो जैसे अगर मान लो एक बड़े से फील्ड का, प्लेग्राउंड का, या एक विलेज का, या एक टाउन का, या एक कंट्री का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम बड़े बड़े यूनिट्स लेते हैं. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मीटर तो मतलब एक मीटर कितना सा होता है, इतना सा होता होगा, है ना, बहुत बड़ा तो होता नहीं है. तो स्क्वायर मीटर जो है एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है. तो इसीलिए कुछ और यूनिट्स हैं जो हम अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे, जिनसे फर्स्ट इज एकड़. सो 1 एकड़ इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 10 मीटर्स. सो इट मीन्स 1 एकड़, एकड़ को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 मीटर्स इंटू 10 मीटर. ठीक है, तो इट इज 100 मीटर स्क्वायर या फिर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 एकड़. ठीक है, याद रखना है. दूसरा आता है हेक्टेयर. हेक्टेयर इज अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर. फिर से हम स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जहां पर एक साइड जो है वो अब 100 मीटर्स की है. एकड़ में 10 मीटर्स की थी, हेक्टेयर में कितने की है? 100 मीटर्स की है. तो इसका मतलब कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 meters into 100 meters. So the answer will be this much, right? So it will be 10,000 square meters. तो क्या हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं? क्या हम इसको 10 raised to the power 4 square meter लिख सकते हैं?
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज 1 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, अगर हम हेक्टेयर और एकड़ को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एकर्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 एकड़, ठीक है, तो 100 एकड़ जो है वो 1 हेक्टेयर हमारा बना रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। सो 1 स्क्वायर किलोमीटर कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे, ठीक है। सो इट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अगेन हम स्क्वायर को ही काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ पर हर एक साइड जो है वो 1 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू लाइक द 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किलो मीन्स 1000, राइट। सो 1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी zeros, 6 zeros. So this much is 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको हम 10 raised to the power 6 स्क्वायर मीटर्स भी लिख सकते हैं। बात समझ आई? ओके। तो अब ये तो ना हमने उन केसेस की बात की जहां पर हमारा जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, जैसे हमें किसी सिटी, किसी प्लेग्राउंड, किसी टाउन को का एरिया हमें मेजर करना है। लेकिन कई बार ना हमारे पास छोटी छोटी चीजें भी आती हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, अब मुझे इसका एरिया मेजर करना है। मैं कैसे करूंगी, एक पेंसिल है, एक इरेजर है, उसका एरिया भी हमें कितना वो सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके लिए हम थोड़े छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1/100 meters. So it is equal to 1 centimeter is equal to 1/100 meters. So it will be 1/100 into 1/100 meters. ठीक है, so it is equal to 1/100 मीटर स्क्वायर। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/10 raised to the power 4 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर्स, या फिर 10 raised to the power -4 स्क्वायर मीटर्स। बात समझ आ गई? सो दीज आर द थिंग्स दैट, दीज आर द यूनिट्स दैट वी यूज फॉर द स्मॉलर क्वांटिटीज, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को, इरेजर को, एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटी सी पेंसिल का एरिया मेजर करने के लिए, करेक्ट। तो अब हमें रेगुलर सरफेसेस को मेजर करना है, तो उसके लिए जैसे हमने वॉल्यूम में लिया था, तो वॉल्यूम में वी हैव सर्टेन formulas to measure the volume of the regular objects, वैसे ही एरिया में भी हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का एरिया मेजर करने के लिए वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज। द फर्स्ट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब वन साइड का स्क्वायर, मान लो ए इज एनी साइड, तो इसका स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सबको पता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस से। फिर एरिया ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पर देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका ब्रेड्थ और इसकी लेंथ, ठीक है, सो दैट विल बी द एरिया। नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल, तो ये है सर्कल, तो सर्कल का जब हम एरिया लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पाई into radius का square, so this is the radius of the circle. Okay, the next one is the surface area of a cylinder. तो अब देखो एरिया या सरफेस एरिया इज द सेम, ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये देखो, ये मेरे पास एक सिलेंडर आ गया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई इंटू ये जो रेडियस है, ये रेडियस r इंटू द लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी है, सो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर एक बेसिकली कुछ गोल जैसा, ठीक है, तो स्फीयर जैसे कि एक बॉल, सर्कल लेना, तो सर्कल तो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, बस ऐसे। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में आता है एक 3 डायमेंशनल शेप्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हम एक बॉल को ले लेते हैं,
ठीक है। जो हुला हूप हुआ ना वो एक सर्कल हुआ, और जो बॉल हुई ना वो क्या हुआ, वो एक स्फीयर हुआ, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया सर्कल और स्फीयर में। तो स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर, ओके। सो दीज आर सर्टेन formulas to find out the area of a regular objects, ओके। तो ये क्लियर है, ओके। क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम इरेगुलर सॉलिड्स देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने वॉल्यूम के केस में बोला था, मैंने बोला था कि एक पेपर लो, उस पर सब लिख दो और उसको सामने चिपका दो। हर बार एक एक को रिकॉल करने की कोशिश करो। एक सब्जेक्ट फिनिश किया, चलो उठो जल्दी से एरिया ऑफ स्फीयर सोचते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, ठीक है, शायद 4 पाई इंटू रेडियस का क्यूब होता है, नहीं, लेकिन एरिया में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही साइड्स ले रहे हैं, 3 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं। तो रेडियस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इनको याद रखना है, रिकॉल करते रहना है, क्योंकि अपने एग्जाम्स में हमसे यही फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स। दैट हाउ डू वी डू दैट, वी यूज अ ग्राफ फॉर दिस। तो हम ऐसा ही, हमें कुछ ग्राफ पेपर दिया जाएगा और ग्राफ के ऊपर हमें कुछ मेंशन किया जाएगा, कुछ एरियाज मेंशन किए जाएंगे, ठीक है, उसका एक शेप मेंशन किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है। तो देखें ग्राफ पेपर को रीड कैसे करते हैं, यहाँ पर सिर्फ वही ट्रिक है। एक बार ग्राफ पेपर रीड करना आ गया, सो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ हाउ टू मेजर द लेंथ एरिया ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स। तो करना क्या है कि कोई भी आपके पास इररेगुलर ऑब्जेक्ट है, एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर के ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को रख दोगे, उसको टाइटली पकड़ के रखोगे और लैमिना को ड्रॉ करो, उसकी जो बाउंड्रीज है ना उसको ग्राफ पेपर के ऊपर रफली ड्रॉ कर दोगे। अब क्या करोगे, अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठा के साइड पे रखोगे और ये जो बाउंड्री आपने ड्रॉ की है अब इसको देखोगे। तो यहाँ पर ना ग्राफ पेपर को रीड करने का ना बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको ये बड़े बड़े स्क्वायर्स दिख रहे हैं, मैं इस स्क्वायर को मार्क करती हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले स्क्वायर्स को हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। तो एक स्क्वायर ये हुआ, ये एक बिग स्क्वायर है। सो 1 बिग स्क्वायर, द ईच साइड ऑफ 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसी स्क्वायर के अंदर देखोगे ना, आपको फाइन लाइंस और दिखाई दे रही हैं, तो जहां पर एक छोटा छोटा एक और स्क्वायर है। सो the side, each side of this small square is 1 millimeter, 1 mm, ठीक है। तो अब जब हमने लैमिना ड्रॉ कर लिया, जब हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट की, अब हम सबसे पहले वो स्क्वायर्स देखेंगे जो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर है। तो इस बाउंड्री के अंदर देखो, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर ये है, राइट, एक स्क्वायर ये है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, एक स्क्वायर ये है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, और एक स्क्वायर ये है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसके सिवा जितने भी स्क्वायर हैं यहाँ पर कोई भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब वो स्क्वायर जो हाफ या मोर देन हाफ जो है वो हमारी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। तो अब अगर आप इस स्क्वायर को देखो, ये वाला जो है, तो ये लाइक मोर देन हाफ ये हमारी बाउंड्री के अंदर है, हाफ या मोर देन हाफ है। अगर आप इस स्क्वायर को देखो तो इसका भी मोर देन हाफ पोर्शन हमारे बाउंड्री के अंदर है। आप इस स्क्वायर को देखो तो देखो इसका भी मोर देन हाफ हमारी बाउंड्री के अंदर है, ये भी मोर देन हाफ हमारी बाउंड्री के अंदर है। अगर ये वाला स्क्वायर आप देखो तो इसका ना सिर्फ इतना सा पार्ट अंदर है, बाकी सब बाहर है। तो इस पार्ट को, इस स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वाला स्क्वायर देखो तो इसमें ना दिस इज द हाफ लाइन, ठीक है। तो मोर देन हाफ जो पार्ट है ना वो हमारी बाउंड्री के बाहर है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही इसका भी मोर देन हाफ बाहर है तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे, इसका भी मोर देन हाफ बाहर है, इसको भी एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब क्या बचा, जो टिक है इट मार्क्स कि पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो
वो एरिया कवर हो रहा है, और जो मोर देन हाफ या मोर देन हाफ है वहां पर हमने डॉट्स लगा दिए हैं। तो ऐसे ही अब हम इसका जो एरिया है, जो रफ सरफेस एरिया है, बेसिकली रफली जो सरफेस एरिया है वो अब हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं जो कंप्लीट हैं, ठीक है, जिनका एरिया कंप्लीटली हमारे लैमिना के अंदर आ रहा है, सो द कंप्लीट स्क्वायर्स दे आर 4 इन नंबर। वहीं पर इनकम्प्लीट या हाफ फिल्ड या मोर देन हाफ जो स्क्वायर्स हैं दे आर ऑल्सो 1, 2, 3 एंड 4 इन नंबर। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए हैं दे आर 8, 4 + 4 8, ठीक है। तो एक स्क्वायर का जो एरिया है, सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 × 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर है दैट इज n × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 8 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मीन्स द area of this irregular object is 8 square centimeter or 8 centimeter square. Let us solve some questions now on area. ठीक है, so what is given to us a rectangular field, मतलब एक ऐसी rectangle सी field है जिसकी length है 60 मीटर्स और उसकी ब्रेड्थ है 35 मीटर्स, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन इज लेंथ इज इक्वल टू 60 meters and breadth is equal to 35 meters. Now find out the area. So what is this? The area of rectangle. What is the area of rectangle? Formula क्या है? Formula is length into breadth. So it is 60 into 35. So can you find out the answer? 21. Okay, so it is 2100 square meters or meter square. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से पूछा जा सकता था। अब हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेट भी करेंगे, ठीक है। नाउ द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, तो ये है एक सर्कुलर पार्क जिसका डायामीटर मतलब एंड टू एंड, वो लाइन जो सेंटर से पास हो और एक एंड से दूसरे एंड तक जाए, दैट इज द डायामीटर, वो है 30 मीटर्स, ठीक है। अब रेडियस क्या है? तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा हाफ। सो वी नो दैट द डायामीटर, हमें क्या गिवन है? गिवन है डायामीटर ऑफ सर्कल बेसिकली। So the diameter of circle is 30 centimeter. Now we need to find out the radius. So radius of circle is half the diameter, which is 30 divided by 2 is equal to 15 meters. Now we need to find out the surface area of circle, of this circle. So what is the formula of surface area of the circle? जल्दी से सोचो और मुझे बताओ कि हमने ये सारे के सारे पढ़े हैं। What is the formula of surface area of a circle, और the area of circle हम कैसे निकालेंगे? So what is the what is the surface area of a circle? It is pi r square. So what is the value of pi? Pi into r square. So pi is 22/7 multiplied by r square, right? So it is 22/7 into 15 multiplied by 15. So can you find out the answer? आप इसकी जगह 22/7 की जगह you can also write it as 3.14 into 15 multiplied by 15. So now you need to find out the answer. तो आपको आंसर लिखना है यहाँ एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डायामीटर दिया है उसका यूनिट मीटर्स है और हमने कहीं पर भी यहाँ पर यूनिट चेंज नहीं किया है, ना ही हमें बोला गया है, तो हम इसका आंसर मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। All right, so I hope this is clear. Now the next is where we need to find the area of one irregular object. कैसे करेंगे? तो बस वही करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, दैट इज एक इररेगुलर सरफेस लेंगे। तो इररेगुलर सरफेस में देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इररेगुलर लैमिना ऑफ विच द बाउंड्री इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर। तो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसका जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें ये बता दिया है कि ये एक
स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर हाइट, मतलब जो हर साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब हम पहले यहाँ पर उन स्क्वायर्स को टिक करेंगे जो कि कंप्लीटली हमारी बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। तो चलो शुरू करें, ये बाउंड्री के अंदर है, सो ये देखो ये सारे के सारे हमारी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। अब हम उनको डॉट लगाएंगे जो कि हाफ या मोर देन हाफ है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट हाफ है, दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज अगेन मोर देन हाफ, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से थोड़ा कम ही हैं दोनों, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कम है हाफ से, ये हाफ से काफ़ी ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है और ये भी। सो लेट अस फर्स्ट राइट द स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। सो कंप्लीट स्क्वायर इनसाइड लैमिना और इनसाइड बाउंड्री, ठीक है, लैमिना लिख देते हैं। सो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन कंप्लीट स्क्वायर्स के बारे में लिखेंगे, तो इनकम्प्लीट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कैसे निकालना था, सो द एरिया इज इक्वल टू n इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, सो देयर आर 11 plus 9 is equal to 20, so this means n is 20, so n is equal to 20, so 20 into 1 centimeter square which is equal to 20 centimeter square। तो बताओ सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास, जो या तो पूरे हैं या तो हाफ से ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से देख लें, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। सो 1 2 3 4 5 देन 6 ओके 7 8, हमने कहाँ से शुरू किया था, आई फॉरगॉट। चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस, सो 20। सो हो सकता है कि आपका आंसर कहीं पर 21 आ जाए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी लाइक मोर देन हाफ ओनली। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें और यहाँ पर हम इनकम्प्लीट को में एक और डाल दें, सो दिस कैन बी 21 also, so your answer can be 21 centimeter square also, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जितनी भी बुक में क्वेश्चन है ना सबको प्रैक्टिस करो, किसी में भी कहीं पर भी डाउट आता है तो बताना। एरिया के वो क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चा इजीली सॉल्व कर लेता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स है नहीं, राइट। लेकिन वॉल्यूम के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जब क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर्स में या फिर लीटर्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वॉल्यूम एंड एरिया। अभी भी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 2 और फिजिकल क्वांटिटीज बची हैं, जो कि हैं डेंसिटी और स्पीड, सो दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, learner मतलब फ्री है पर बेस्ट है।